नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीजेपी की राजनीतिक शैली की। जी हाँ, लंबे अंतराल बाद 2002-03 के बाद आप कह सकते हैं कि बीजेपी पहली बार, मतलब हम लोग के पत्रकारिता जीवन काल में सुशील मोदी जी का वो दौर हम लोग देखे हुए हैं, जब राजद का शासन व्यवस्था था तो कहीं अपहरण होता था तो तुरंत दूसरे दिन वो वहाँ पहुँच जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, परिजनों से मिलते थे। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई अपराध हुआ तो उस अपराध में तुरंत मोदी जी पहुँच जाते थे। बीजेपी की पहचान उस दौर में यही थी कि विपक्ष के रूप में वो इस तरीके के मामले में तत्परता के साथ परिजन से मिलते थे, कार्रवाई की मांग करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। वो दौर हम लोगों ने देखा है। उसके बाद तो लगातार सत्ता में आए, सत्ता से बाहर हुए, लेकिन इस बार बीजेपी का तेवर कुछ अलग दिख रहा है। विधानसभा में हम लोगों ने देखा ही, विधान परिषद में भी देखा ही, और विधानसभा मार्च के दौरान देखने को मिला। उस दौरान बीजेपी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। मौत को लेकर अभी भी अलग अलग सुर हैं, अलग अलग उसके अपने तर्क भी हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इनकी मौत जहां पर विवाद हुआ उससे काफ़ी दूर हो चुका है। और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी बीजेपी के नेताओं को उन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। वैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ कल। बीजेपी पूरे प्रदेश में काला बिल्ला लगा कर रखा था। आज पूरे प्रदेश में लाठीचार्ज के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। इस बीच 4 सदस्यीय जांच टीम भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मतलब अभी भी अमित शाह को रघुवर दास से मतलब ममता टूटा नहीं है। मौका मिला कि बिहार भेज दिए, मीडिया के सामने गरजे हैं कि न्यायिक जांच की मांग करते हैं। बड़ी बड़ी बात, मनोज तिवारी भी उनके साथ थे, एक झारखंड के बिहार में IPS अधिकारी भी रहे, विष्णु दयाल, वो भी आए थे। उन लोगों ने भी जो लाठीचार्ज में जो घायल हुए हैं उनसे मिले, उनके हाल कुशल क्षेम पूछा, और मीडिया को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक तरीके से ये कार्रवाई हुई है। और इस बीच अलग अलग तरीके से बीजेपी के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का बयान भी आया, धरना स्थल से भी बयान आया है। जो जांच टीम आई थी उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन सब आरोपों के बीच DM ने कुछ फुटेज जारी किया है, जिस फुटेज में आप देख सकते हैं कि सिग्रीवाल जो सांसद हैं वो किस तरीके से ब्रैकेटिंग को तोड़ रहे हैं। और उसी फुटेज के आधार पर उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करना हमारी बाध्यता है, हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने लाठीचार्ज जो किया है वो उसको भी उन्होंने वैध ठहराया है। जरा सुनिए DM क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में हमने एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और SP सेंट्रल जो है उनसे। तो वो एक तो जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्रारंभिक आ गई है, और पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और बहुत लोग, आप लोगों में से इंडिविजुअल फ़ोन कर करके कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको आपके साथ बैठक करके हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लें। कोई मन में प्रश्न है तो उसको भी हम लोग स्पष्ट कर दें। तो जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसके बाद पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी की गई है। और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई थी। और गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की। और उसके बाद वहाँ से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो JP गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए। फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर
पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। तो एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेशन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही। उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, तो फिर वहां जाकर के फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाक बंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं कि हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक आर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुँचे लोग, या कोई पहुँचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी, और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे, और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे, और गिरा भी दिए कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे, और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, जिसमें कुछ जवानों के आंख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आंख में लगा है। तो मिर्च पाउडर भी फेंका गया, और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी, तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता। फिर उसके बाद विधानसभा भी चूँकि सत्र में है, और काफ़ी भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती। हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया। और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया, और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ। और उसके बाद कुछ लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जो जुलूस में प्रदर्शनकारी लोग थे वो लोग भी घायल हुए हैं। तो ये एक पहलू है, और इसमें जो स्थिति थी यही है था, इस वजह से ही ऐसी बात होगी ना। दो चीज़ें हैं, एक तो उनका टाइम और लोकेशन जो मिल रहा है उस एरिया में नहीं है, छज्जू बाग एरिया में मिल रहा है। दूसरा, कोई चोट का निशान नहीं है शरीर पर। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा आएगा, जो ओपिनियन आएगा, तो हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे। तो आपने डीएम की बात सुनी, अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। डीएम ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो लाठीचार्ज है वो लाठीचार्ज जस्टिफाई है, और पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। हमारी जो जांच टीम थी उसने लाठीचार्ज को जायज़ ठहराया। साथ ही जो मौत हुई है उस मौत को लेकर भी उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से लेके तारा हॉस्पिटल तक के जो हमारी जांच रिपोर्ट आए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट इन बातों को साबित करता है कि डाक बंगला चौराहे पर या पुलिस की लाठी से इनकी मौत नहीं हुई है, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है। और इस सब के बीच चिराग पासवान का भी एक अलग अंदाज में बयान है। चिराग अलग तरीके से बयान देते भी हैं, और उनका अंदाज भी नीतीश को लेकर काफ़ी आक्रामक रहता है। तो जरा सुनिए, पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने क्या कहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य की सरकार अपने अधिकारों को या आपकी नीतियों से असहमत
होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ लाठी चलाने का काम करती है, और वो भी लाठी इस बर्बरता से भांजी जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाए। भाई कहाँ का न्याय है ये? जो लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सही मायनों में लोकतंत्र की खूबसूरती होता है जहां पे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख सके। पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया, जहां पे अगर आपके खिलाफ हर वो आवाज जो उठेगी, भले वो छात्रों की हो, वो शिक्षकों की हो, वो अभ्यर्थियों की हो, वो किसान सलाहकारों की हो, हर उस आवाज को, या जनप्रतिनिधियों की, आप हर उस आवाज को दबाने का आप काम करेंगे। इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक किसी भी राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो लें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई लीपा पोती कितना करेंगे आप? हद है भाई, हद है। इस तरीके की इतनी बड़ी एक घटना घट जाती है, उस परिवार का क्या? मुख्यमंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं। आज तक किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना जरूरी नहीं समझा। पर उस परिवार का क्या जिसने अपने सदस्य को खोया? उस परिवार के घर पे कल आप में से कई साथी मौजूद थे, जिस परिवार ने इस बात को बताया कि कैसे सुबह वो तैयार होकर इस कार्यक्रम के लिए वो निकले और शाम को वो व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति की लाश उस परिवार वालों के घर पर आती है, अपने घर पर उसकी लाश जाती है। और ऐसे में इस तरीके के बयान देना, भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग इस्तीफे की मांग करेंगे? भाई अब राजद के बारे में क्या बोले? राजद के लोग कुछ दिनों पहले ये लोग भी तो लाठी खाए थे। उस वक्त तो हाय तौबा मचाया जा रहा था। उस वक्त जब इनके साथ ये घटना घट रही थी, जब इनके विधायकों को मार्शल के द्वारा जब पकड़ कर बाहर लाया जा रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग थे और यही लोग मुख्यमंत्री को उस वक्त तानाशाह और क्या नहीं बोल रहे थे। और आज जब ये उनके साथ है तो इनके स्वर बदल जाते हैं। दिक्कत यही है ना, राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग हो जाते हैं। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है, लेकिन सब अंदाजों के बीच नीरज ने फिर से हमला बोला है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से। और उन्होंने क्या सवाल किया है और ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर नीरज ने क्या कहा है, जरा सुनिए। अरे आपके आका जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार में सहिष्णुता का माहौल है। 2015 में आपकी हर राजनीतिक चुनौती का हमने जवाब दिया है, आपको राजनीति में जमींदोज किया है और पाप आपने किया है। आप बताइए, क्या यह सच है कि मिर्चा डाला गया है पुलिसकर्मियों पर? क्या बिहार के पुलिसकर्मी, चाहे वो महिला वो पुरुष हो, क्या उनके प्रति इतने सहिष्णु हो गए आप कि पत्थर चला रहे हैं, मिर्चा फेंक रहे हैं? और इसके तमाम वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। और जांच इस बात का करते ना कि भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह जी, जिनकी दुखद मौत हो गई, भाजपा विधायक का मालिकाना हक है। तारा हॉस्पिटल आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उनका इलाज हुआ और उनको आपने पीएमसीएच भेज दिया? तो गुनाहगार तो भाजपा खुद है विजय सिंह जी की दुखद मौत का। इसलिए राजनीति में मीडिया ट्रायल से बेहतर होगा अपने गुनाह को कबूल करिए। तो आपने सुना नीरज का अंदाज क्या था और नीरज किस तरीके से सवाल उन्होंने कहा है। सवाल के साथ साथ उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे दी है कि 2015 याद रखिए, 2024 में इसी तरीके का परिणाम भुगतने को
तैयार रहिएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से क्या बीजेपी अपने उन कार्यकर्ताओं को फिर से वो ऊर्जा संचार करने में कामयाब रहेंगे जिस वजह से पूरे देश में बीजेपी सत्ता में है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मोदी के इस स्वर्णिम काल में भी सत्ता से बेदखल रहे। वो सत्ता में मर्जी से तभी तक रहे जब नीतीश तब तक चाहते रहे। अपनी सत्ता वो बिहार में भी हासिल नहीं कर पाए। तो जो घटना घटी है और उस घटना के बाद जिस आक्रामकता के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, लालू पर हमला बोल रहे हैं, जिस आक्रामकता के साथ चिराग गांव-गांव घूमकर नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, क्या ये आक्रामकता नीतीश और महागठबंधन के उस वोट बैंक को रोक पाएगी? बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों में वो सवाल भी छुपा हुआ है। जिस तरीके की राजनीतिक शैली बीजेपी अपना रही है, क्या उस शैली को भाजपा के वोटर ही स्वीकार कर पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। महागठबंधन भले ही कह रही है कि हमारे पास इतना बड़ा वोट बेस है, लेकिन जो आक्रामकता और जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में अभी से ही बीजेपी लग गई है, आसान मुकाबला नहीं होगा। ये साफ अब दिखने लगा है।